गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर और आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार कुछ ऐसा करें या अपने आप से ऐसी उम्मीद रखें कि साल बदल रहा है और आप अपने जीवन का हाल इसी साल में बदल लेंगे। तो मेहनत करते रहें, जी जान लगा करके रखें। सीरीज चल रही थी अपनी रेलवे की, रेलवे सीरीज का आज हमारा डे 117 है। 90 डेज में हमने सिलेबस कंप्लीट किया था, फिर अगले 15 क्लासेस में हमने रिवीजन किया था, उसके बाद हमने स्टार्ट किए थे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट नंबर आज हमारा 12 है। रेलवे के अंदर जो रिसेंट में अभी जो चल रहा है उसमें जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और इससे पहले रेलवे ने जितने सवाल पूछे हैं उनके कंपैरिजन में मॉक टेस्ट का लेवल अपना हाई रहता है। हालांकि कुछ सवाल इजी और मॉडरेट भी होते हैं, तो इन सवालों को आप पेशेंस के साथ देखें। एसएससी के अंदर भी ये सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से हेल्प करेंगी। सेशन स्टार्ट करने से पहले जरूरी बात, ये आपको दिख रहा है टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वास्तु स्टडी IQ। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है जहां पर आपको क्लासेस के लिंक और PDF मिलते हैं। नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ आप अपनी एग्जाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहला सवाल आपके सामने ये है कि एक सेट दे रखा है, उसका आपको मानक विचलन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने वाली बात मेरे ख्याल से आपको याद होगी, पढ़ा था अच्छे से हमने। क्या करोगे, सबसे पहले तो इसका निकालोगे मीन। मीन का मतलब क्या होता था भाई, माध्य या फिर एवरेज, औसत ही होता था। इसका मतलब सबको ऐड करना है। ऐड करोगे तो देखना जरा, 9 और 11 आपका 20, 12 8 20, 20 40 और 50। सबका सम क्या हो गया भाई 50, और अपोन में डेटा कितने अपने पास 5, डिवीजन कर दोगे तो इसका मतलब क्या आ गया, मीन आपका आ गया 10। अब क्या करना होता था, जैसे अब करना होता था xi माइनस इसका ये जो मीन है ये वाली बात, इसका करते थे स्क्वायर और उसके अंदर डिवीजन करते थे जितना भी डेटा है, और इस पूरे का क्या निकाल लेते थे हम लोग, अंडर रूट। और ये वाली जो स्टोरी है थोड़ा सा ध्यान रखना, ये क्या है आपका एडिशन। स्क्वायर होकर के एडिशन होगा, उसका अंडर रूट करेंगे। ऐसा नहीं सोचना है कि ये पार्ट इस पार्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा और उसकी वजह से नहीं। थ्योरी वाले सेक्शन में पढ़ चुके थे एकदम डिटेल में, वहां भी कई सारे सवाल किए थे, मॉक टेस्ट में पीछे भी आ चुका है। मामला आसान है, इतना तनाव लेना ही नहीं है। देखो कैसे, सीधे सीधे देखो। पहला डेटा 10 है, इस 10 के साथ उस 10 का अंतर कितना होगा, 0। 0 का स्क्वायर क्या होगा भाई 0। अगला डेटा 12 है, 12 और 10 का अंतर कितना 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया भाई आपका 4। प्लस अगला डेटा 9 है, 9 और 10 का अंतर 1, 1 का स्क्वायर 1। फिर अगला डेटा 11 है, 10 और 11 का डिफरेंस 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1। 8 और 10 का डिफरेंस 2, 2 का स्क्वायर 4। डेटा टोटल कितने हैं अपने पास 5, और इस पूरे का हमें यहां से क्या करना है, अंडर रूट। 4 4 8 2 10 में 5 का भाग दे दिया 2, तो अंडर रूट 2 यहां से हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट। अगर स्टेटिस्टिक्स की अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो 2 लेक्चर मैंने लिए थे। दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके स्टार्टिंग के अंदर पिछले लेक्चर को ऑलमोस्ट रिपीट भी करवा दिया था, उसे जाएं और वहां से देखें। ऐसे ही देखना, अगला सवाल जो है इसमें आपसे पूछा गया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। वो डेटा दे रखा है 10 10 10 10 10 10 5 बार। एक बात बताओ, डेविएशन को अगर हम लोग कॉमन सेंस से देखें तो आपको क्या बताया था, डेविएशन का मतलब है कितना बिखराव है। इस डेटा में कहीं भी आपको बिखराव दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सारी ही वैल्यू 10 है, तो इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, डेविएशन अपना 0। या फिर अगर आप फॉर्मूले से ही करना चाहें, ये तो हो गया अपना कॉमन सेंस के तरीके से, फॉर्मूले से करोगे तो एवरेज कितना आएगा भाई, सारी वैल्यू 10 है। अब क्या करोगे, इस एवरेज का पहले 10 के साथ अंतर 0, 0 का स्क्वायर 0, फिर अगला 10 के साथ इस 10 का अंतर 0, 0 का स्क्वायर 0, ये 0 मेंटेन होगा। टोटल डेटा 5 है, इस पूरे का अंडर रूट करोगे तो रिजल्ट फाइनली क्या आना, 0। रेलवे के अंदर ही पूछा गया ये सवाल है और कॉमन सेंस से इसका रिप्लाई आप तुरंत के तुरंत कर सकते हैं। फिर आपको एक सीरीज दी है और आपसे कहा है कि इसका एडिशन करके बताओ। एडिशन आपको करके बताना है। तो एक तरीका तो ये हो सकता था कि भाई आप सीधे सीधे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगा लेते, उससे काम चल जाता। दूसरा, इवन नंबर है आपके पास, इवन के लिए हमने पैटर्न पढ़ रखा था, जैसे 2 + 4 6 होता था, तो एडिशन क्या लिखते थे, 2 × 3। ऐसे ही 2 + 4 + 6, तो यहाँ पर 3 वैल्यू थी तो 3 × 4 लिखते थे। लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, 2 से, तभी ऐसा संभव है।
तो इसमें क्या करो, इनिशियल लेवल पर 2 + 4 ऐड कर दो और लास्ट में 2 और जो 4 आपने ऐड किया, टोटल 6 ऐड किया, उसको लेस कर दो। टोटल टर्म देखोगे तो 20 आएंगे आपके पास। 20 गुणा में 21 करोगे 420 आ गया। 420 में से 6 लेस कर दोगे 414 आ जाएगा। ठीक है। एक तरीका और भी हो सकता था, क्या आप इस पूरे में से 2 को कॉमन ले लें। 2 को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर 3, फिर आपके पास 4, फिर 5, इस हिसाब से आपके पास कितना आ गया, 20। अब नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n × n+1 डिवाइड बाई 2। लेकिन नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 से होते हैं, तो इसका मतलब इस सीरीज के अंदर एक एक्स्ट्रा बात और डाल दो, 1 + 2 + 3 आगे चल रहा है। आपने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है 3, तो उसको लेस भी कर दो भाई, कर दिया। चलो अब इसका आप सम करेंगे तो देखना जरा आसानी से हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट है इसका सम क्या होगा, 20 गुणा में 21 अपॉन में 2 और माइनस का कितना भाई 3। 2 का मल्टीप्लाई करोगे ये इससे कट गया, 20 गुणा 21 420 माइनस का 6 414 अपना यहाँ से क्या आ गया है, रिजल्ट लिखा जा सकता है। 3 तरीके हैं, जो आपको ठीक लगे वो आप प्रीफर करें और उससे आपका काम धूमधाम से चल जाएगा। आने आपको तीनों ही चाहिए। देखना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या कहा। एक घनाभ है आपके पास, क्यूबॉइड है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का सम 20 दे रखा है। डायगोनल की लंबाई 12 है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जब आपको थ्योरी में पढ़ाया था तो इसको मैंने कहा था कि इसके ऊपर स्टार मार्क लगा लेना। रीजन क्या है, ये आपका अलजेब्रा का पार्ट है। अगर a + b + c का मैं होल स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास जो डेटा निकल के आ रहा था वो क्या आ रहा था, a² b² c² प्लस ट्वाइस ऑफ ab प्लस का bc प्लस का c, ये निकल के आ रहा था। ठीक है भाई, दिख रहा होगा ना प्रॉपर, दिख रहा है, ये आपके पास निकल के आ रहा था। इसी को हम लोग अगर क्यूबॉइड में अप्लाई करते हैं तो ये क्या है, a + b + c, तीनों साइड हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। इसकी वैल्यू 20 दे रखी है, तो 20 का स्क्वायर हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, 400 आ गया बराबर। ये किसको बताता था, डायगोनल के स्क्वायर को। डायगोनल 12 है तो डायगोनल का स्क्वायर करोगे तो 144 प्लस ट्वाइस ऑफ AB BC CA, ये क्या है, इसका टोटल सरफेस एरिया। एग्जाम में असल में आपका सवाल स्टार्ट ही यहाँ से होना चाहिए था। रीजन क्या है, ये तो फिर से हमने रिपीट किया है, अच्छे से पढ़ भी लिया था, स्टार मार्क भी लगवा लिया था। इसमें से इसको लेस करोगे, 44 100 में से चला गया तो अपने पास कितना आ गया, 56, और ये कितना आ गया आपके पास 2। ये आपका हो गया आंसर 256 हमारा रिजल्ट। 1 मिनट, कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने, 60 40 ठीक है, 256 ऑप्शन डी हमारा करेक्ट रिजल्ट है। अगला सवाल देखना भाई। देखो इसने क्या कहा, एक सर्कल की रेडियस में 11% की कमी होती है तो उसके एरिया में कमी कितने की होगी। देखो एक मेथड तो ये है, सीधे सीधे आपको पता है एरिया होता है πr²। जब पहले केस और बाद वाले केस का रेशियो लेंगे आप तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, पाई से पाई कट जाएगा। पहले केस में रेडियस कितनी थी उसका स्क्वायर, और दूसरे केस में रेडियस कितनी थी उसका स्क्वायर। रेडियस में 11% की कमी, तो पहले अगर मैं रेडियस 100 मानता हूं तो 100 का स्क्वायर, और यहां पर कितना हो जाएगा आपका, 11 लेस कर दोगे तो रेडियस 89 हो गई, 89 का स्क्वायर। अगर आपको स्क्वायर आते हैं यहां पर तब तो मामला आसान है, स्क्वायर नहीं आते हैं तो मामला चैलेंजिंग है। ठीक है, इस बात को मैं एक बार के लिए साइड में रखता हूं। एक बात और भी सिखाई थी आपको कि एरिया जो होता है वो क्या होता है, पाई इंटू r। पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन दो वैल्यू का जब मल्टीप्लाई होकर के कोई तीसरा रिजल्ट लगता है तो उसके अंदर याद करो वो फॉर्मूला लगता था x + y + xy अपॉन में 100। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जब कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाती है, आपको ये लगता है कि चीज़ें आपकी कंफर्ट जोन में नहीं है, उस केस में हम लोग इसे अप्लाई करते थे। रीज़न मामला आसान कर देता था। जैसे आपको समझाया भी था कि किसी कंपनी के अंदर जो कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर है सैलरी की फॉर्म में वो कितना होगा, तो क्या करते थे, एक वर्कर की सैलरी इनटू में नंबर ऑफ वर्कर्स। तो यहां पर चीजें डिपेंडेंट थी, एक वर्कर की सैलरी को गुणा करोगे नंबर ऑफ वर्कर से तब टोटल सैलरी आएगी, दो चीजों का मल्टीप्लाई होता था।
ऐसे ही किसी परिवार का टोटल एक्सपेंडिचर आप निकालते थे तो क्या करते थे, 1 केजी शुगर की कीमत इनटू में टोटल कितने केजी शुगर को कंज्यूम किया, मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल एक्सपेंडिचर निकल के आएगा आपका। तो सेम वही पैटर्न यहां पर अंडरस्टैंड करो, R इंटू आर का मल्टीप्लाई है वो की वो बात यहां भी अप्लाई होगी। इसकी वैल्यू भी 11, इसकी वैल्यू भी 11, कमी 11 11 की गई है तो क्या लिख सकते हो -11, फिर -11, फिर क्या करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 गुणा 11 121 अपोन में कितना आ जाएगा 100। ये पॉइंट इधर लगा दो। माइनस का 22 है, ऐसा कर लें 22 में से 1.21 घटा दें, माइनस का तो बचना ही है, 22 में से 1 चला गया 21, 21 में से भी 0.21 लेस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 20.89, ये हमारा 8 नहीं आएगा भाई 20.79%। और ये माइनस किसको बताता है, कमी को। तो यहां पर देखना ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो गया। तो ऐसे केसेस में अगर आपने दोनों ही चीजें सीख रखी हैं तो मामला आसान है। हालांकि इसका स्क्वायर करना भी कोई टिपिकल टास्क नहीं थी, लेकिन इसके ऊपर हमने कोई बेहतर काम नहीं कर रखा, इसलिए मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं रखूंगा। 6 नंबर का देखना, सवाल को थोड़ा सा जूम कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर अपना 6। लैंग्वेज को रीड करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो इसने आपसे क्या कहा, यदि धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर क्या आता है 2। निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित होने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा। सीधा सा लॉजिक है, देखो जब आप n में डिवीजन करते हैं 7 का तो रिमाइंडर क्या आएगा, यहां से आपका निकल के 2 निकल के आता था, और अपोन में क्या मेंटेन होगा भाई 7। एक बात बताओ, इसमें आप क्या और ऐड कर दो कि ये डिविजिबल हो जाए। एक तो तरीका ये है कि सर इसमें से 2 लेस कर दे तो 0 बन जाएगा, ऊपर रिमाइंडर ऑटोमेटिक 0 आ गया। एक तरीका ये है कि ऊपर वाले संख्या को 7 का मल्टीपल बना ले, तो इसमें क्या ऐड कर दे हम लोग 5 ऐड कर दें। तो हम लोग ये कह सकते हैं ओरिजिनल संख्या n में जब आप भाग देते हैं तो 2 बच जाता है, उसमें अगर आप 5 और ऐड कर देंगे तो ये पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। कैसे, इसमें डिवीजन करोगे रिमाइंडर 2 5 पे जा नहीं रहा है, 5 + 2 7 के अंदर रिमाइंडर 0। तो यहां पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन निकल के आया वो क्या हो गया, बी। रिमाइंडर थ्योरम का बड़ा ही आसान सा सवाल है ये। 7 नंबर का सवाल देखना, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो x/3 + y/5 का होल क्यूब आपको दे रखा है और आपसे वैल्यू पूछी गई है कि इसको अगर आप एक्सपांड करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा। सिंपल सा तरीका, अंदर लिखी वैल्यू a + b का होल क्यूब है। सोल्व करने का तरीका a का क्यूब + b का क्यूब, मतलब x/3 का होल क्यूब करोगे x³ अपोन में 27 आएगा। तो इसका मतलब यहां पर ऑब्जर्व करना ऑप्शन सी और डी हमारे खत्म हो गए, क्योंकि उनमें x³ अपोन में 25 है। y/5 का होल क्यूब करोगे तो y³ अपोन में 125। ये बात तो a और b में, c और d से हमें कोई मतलब नहीं है, a और b में भी मैनेज है। फिर क्या करते थे 3a²b, 3 इंटू में x/3 का होल स्क्वायर, 3 इंटू में x/3 का होल स्क्वायर x²/9, और इंटू में आप क्या लिखते थे y/5, ये लिखा जाएगा। ये इससे कटेगा 3 बार, x² y अपोन में 15 आ जाएगा। x² y अपोन में 15 कहाँ जस्टिफाई हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में। सी और डी को तो शुरुआत में ही हटा दिया था, ए को अब हटा दिया, तो इसका मतलब रिजल्ट अपना क्या मेंटेन होगा, बी। क्या और तरीका भी है, बिल्कुल और तरीका है। क्या कर लो भाई, जैसे एक बार तो दिमाग लगा लो कि y को 0 कर दिया, y को जैसे 0 करोगे x/3 का होल क्यूब x³ अपोन 27, सिर्फ और सिर्फ पहले 2 ऑप्शन में बचेगा। उसके बाद फिर डेटा आपको चेंज करना पड़ेगा, जैसे y की वैल्यू आप क्या कर लो 5 ले लो, तो उस केस में जब आप सोल्व करोगे कुछ ना कुछ, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस सवाल को फॉर्मूला जिस बच्चे को नहीं पता है वो भी सोल्व कर सकता है। कंडीशन ये हो जाएगी कि अगर आप फॉर्मूला याद है तो तुरंत हिट कर ले जाएंगे, फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आपको और ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। तरीके आपको दोनों ही सिखाए गए, और ये भी कहा था कि ये गिने चुने 5-6 फॉर्मूले हैं, इनको अच्छे से आप ध्यान रख लें। चलो अगला सवाल देखना, सवाल को जूम कर रहा हूँ, लैंग्वेज को रीड करो सबसे पहले। तो देखो इस सवाल में क्या कहा कि एक अनुबंध, एक कॉन्ट्रैक्ट है 75 दिनों में पूरा किया जाना है,
और 187 पुरुषों को प्रतिदिन 15 घंटे काम करना है। मतलब 187 मैन आपके पास ये डेली 15 आवर्स काम करेंगे। 65 दिनों के बाद 65 डेज के बाद 3/5 काम आपका पूरा हो गया। कितने अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि काम समय पर पूरा हो सके। और ये लोग क्या करते हैं, 17 घंटे काम करते हैं डेली। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इक्वेशन पर बेस्ड था। क्या देखो हुआ क्या असल में, वो देखो 187 लोग हैं, एक की क्षमता एक मान लो, सबकी इफिशियंसी 187, डेली काम करते हैं 15 घंटे, इंटू में 15। फिर क्या कहा, 75 दिन में तो काम करना है। किया कितने दिन है भाई इन्होंने, 65 डेज में। नीचे क्या लिखते थे भाई, इन्होंने जो काम किया वो लिखते थे। कितना काम कर लिया, 3/5। तो बेटर ये रहेगा 5 टोटल वर्क मान लो, उसका 3/5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 काम कर लिया 5 में से। काम बचा कितना है भाई, 2 बचा है। ये करवाना है किससे, लोग बढ़ाने हैं। अब मैं मान लेता हूं मेरे पास टोटल x लोग काम कर रहे हैं। मैंने क्या किया, ये नहीं किया मैंने कि 187 प्लस x, वो तो आपका रिजल्ट ही होता। मैंने ये मान लिया कि अब हमारे पास टोटल मिलाकर के पुराने और नए लोग मिलाकर के 187 हो गए। डेली ये क्या करते हैं, 17 घंटे काम करते हैं। चलो कितने दिन में काम करना है 65 डेज हो चुके थे, 75 में कंप्लीट करना हमारे पास सिर्फ है दिन 10। चलो इसे हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहां पर देखना जरा, 15 गुणा 2 30, 10 3 आपका 30, ये कट गया। 17 का डिवीजन करोगे, 17 का एक बार तो 65 गुणा में 11, 5 6 5 11 7। आज आपके पास टोटल लोग कितने हैं, 715। पुराने वाले जो लोग हैं उनको हटा दो इसमें से, 8 7 15, ये हो गया 9 और 2 11 और 5। इसका मतलब आपको नए लोग चाहिए कितने, 528। ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो गया। एक लाइन का सवाल होता है ये वाला। चलो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समद्विबाहु त्रिभुज आपके पास, आइसोसेलेस ट्राइंगल का परिमाप 50, आधार 18, समान भुजाओं की लंबाई। नकली सा सवाल, इससे नकली क्या होगा। 3 भुजाएं होती है, 50 में से 18 को हटा दो, कितना बचा, 32। बची हुई 2 साइड का सम 32 हो गया। हर साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी, 16। ठीक है, हर इस टाइप के सवाल देखो प्रयास ये किया गया है कि आपके सामने रखे जाएं। ऐसा भी नहीं हो कि मॉक टेस्ट कर रहे हैं और सारा का सारा मामला ही एक्सट्रीम टिपिकल हो गया। ऐसा भी नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें ही आसान है। एग्जाम के जैसा सा माहौल क्रिएट करने का प्रयास किया, हालांकि उसके कंपैरिजन में थोड़ा तो टफ है। डेटा दे रखा, आपसे क्या पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है और आपसे मोड पूछ रहा है। रेंज क्या होती है भाई, मिनिमम और मैक्सिमम का जो डिफरेंस है। सबसे मिनिमम वैल्यू देखोगे तो इसमें क्या दिख रही है आपको, 16, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू देखोगे तो कितनी आपके पास, 29। 16 और 29 का आप डिफरेंस देखेंगे कितना आएगा, 13। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा सी और डी ऑप्शन तो हट गया। ऑप्शन ए और बी में आपको जो वैल्यू दे रखी है रेंज की कितनी है, 13। ए और बी में से कोई करेक्ट होगा। अब क्या फाइंड करना है, बहुलक मोड जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। तो यहां अगर आप देखेंगे क्या 18 है, 18 का रिपीटेशन 2 बार है। 19 की बात करें, 19 एक ही बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब 18 आपका यहां पर क्या होगा, मोड। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगर आपने पहले वाला मामला पढ़ रखा है तो इस सवाल को आप वर्बली डील कर सकते हैं। फिर एक सवाल देखना क्या कहा, 18 पुरुष 35 दिन में एक खेत काट सकते हैं तो 21 पुरुष उसी खेत को कितने दिन में। ये तो एकदम नकली सवाल हो गया। 18 गुणा में 35, ये इनका वर्क है और आपके पास 21 वर्कर है, x डेज में मामला कंप्लीट कर देंगे। 7 से काटोगे 3 बार, 7 से काटोगे 5 बार, 3 से काटा 6 बार, तो रिजल्ट क्या आ गया, 30। एकदम आसान कैटेगरी का सवाल है। चलो भाई सवाल नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, किसी निश्चित धनराशि के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने समय में ब्याज उस धनराशि का 6/5 गुना हो जाएगा। ब्याज 6/5 हो रहा है, किसका, आपका जो प्रिंसिपल है उसका। अब देखो प्रिंसिपल को 1 मान लिया तो ये 6/5 होगा। प्रिंसिपल को 100% मान लेते हैं तो ये क्या होगा, 6/5 का इंटू में कर दो 100, इतने परसेंट। कब, जब हम लोग प्रिंसिपल क्या मानते हैं, 100%, उसका ये निकल के आ गया।
ये आपको क्या मिला है, टोटल इंटरेस्ट मिला है। दर कितनी चल रही है भाई आपकी 20%। इतना ब्याज हर साल 20% आपको ब्याज मिलेगा, तो कितने साल में ये मामला सेट होगा। ये पार्ट आपका कटा 5 से, इस 5 को 5 से काट दिया, कितने साल लगेंगे, 6 साल। सीधे भी अगर आप सोल्व करते तो आपको ब्याज कितना मिला है, 120%। और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल जितना आपको ब्याज मिलता है वही आपका धीरे धीरे ऐड हो जाता है। पहले साल 20%, फिर 20%, फिर 20%, तो ऐसा करके 120% कितने सालों में मिलेगा। डिवीजन कर दो भाई यहाँ से 20% का, कैंसिल आउट होके कितने साल आ जाएंगे, 6 साल। वर्बली इस सवाल को भी आप डील कर सकते हैं, ऐसा संभव है। अगला सवाल देखना जरा यहां से। लैंग्वेज को रीड करो जल्दी से। देखो क्या कहा, 2 ट्रेन वाराणसी से लखनऊ के लिए सुबह 11 बजे और 11:30 बजे प्रस्थान करती हैं। स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर एंड 140 किलोमीटर पर आवर। दोनों ट्रेनें वाराणसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी। वाराणसी से चली हैं। देखो पहली ट्रेन 110 की स्पीड से चली, 11 से 11:30, आधे घंटे में इसने कितनी दूरी तय कर ली, 110 का हाफ 55 किलोमीटर। अब पीछे वाली भी चल पड़ी है, स्पीड रिलेटिव कितनी, 110 आगे वाले की, 140 पीछे वाले की, स्पीड रिलेटिव 30, दोनों का अंतर। डिस्टेंस ये हो गई, स्पीड रिलेटिव ये हो गई। टाइम निकल के आएगा, इतने टाइम बाद मिलेंगे। बाद वाली जो ट्रेन है वो कितने घंटे में मिलेगी, इतने घंटे में। तो इसका मतलब बाद वाले को टारगेट कर लो, टाइम आ गया, इनटू में कर दोगे, यहाँ स्पीड से डिस्टेंस आ जाएगी। ये आपका इस वाले पार्ट से कैंसिल आउट हो गया। अच्छा पूरा तो कटेगा नहीं, 14 5 70, 70 और 7 77, डिवीजन में कितना आ गया 3, 25 3 आपका 75 हो गया, 2 बचा, 20 में डिवीजन 6 बार, 2/3 आर, 256, 2/3 आवर्स में ये क्या होंगे एक दूसरे से, मतलब इतने डिस्टेंस पर एक दूसरे से मिल जाएंगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 14। देखो बोर्ड मास का सवाल है, इंपॉर्टेंट बात नोट करना, जब भी बोर्ड मास की बात आए स्टार लगा लो कि अगर ऑफ कहीं दे रखा है एरर के चांसेस मैक्सिमम है। इसके अलावा एक एरर हो सकती है डिवीजन में। इसके अलावा बोर्ड मास का कैसा भी कितना भी टिपिकल सवाल हो, कोई एरर नहीं हो सकती और बेसिक सा पार्ट होता है। चैप्टर में चीजें हमने वैसे ही कवर कर ली थी, अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/8 दे रखा है, इसको लिख लिया आपने सबसे पहले 9/8, एक पार्ट हो गया। फिर आपके पास क्या है डिवीजन, ठीक, डिवीजन, और यहां पर ब्रैकेट में 4 4 16 और 1 17, 17/4 आ गया। फिर आपके पास डिवीजन है। इंपॉर्टेंट बात यहां पर फिर निकल के आएगी, ऑफ है, डिवीजन तो करना है लेकिन ऑफ वाला काम है तो मल्टीप्लाई का, लेकिन वो पहले होगा। तो क्या करो, इधर आपके पास क्या है 3/5, 3/5 लिखा, ऊपर और नीचे किसका मल्टीप्लाई होगा, 8 1/2 को सोल्व करोगे, 8 2 16 और 1 17, 17/2 से लिखा जा सकता है। चलो माइनस आपका यहां पर आ गया 2/5, और इसके बाद इनटू में लिख लेते हैं हम लोग इसे सोल्व करके 4/3, फिर आपका डिवीजन का साइन 4/5, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, डिवीजन है आपके पास 4/5, और फिर क्या कहा इसने ऑफ, ऑफ का मतलब सीधे सीधे ही, और तो कोई डेटा है नहीं, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3 2 5, 5/3, और प्लस आगे का डेटा है अपने पास 11/20 लिखा जा सकता है। इसमें कोई तनाव वाली बात नहीं थी, सीधे सीधे अब इसे हम लोग डील कर देंगे। जो पार्ट अपना कैंसिल आउट हो रहा है उसको तो काटो, यहां पर ये कैंसिल आउट हो गया। देखो 17 में 17 का डिवीजन ही तो करना है, ये इधर से कैंसिल आउट हो गया। अब आप थोड़ा सा सुधार ये कर लें इसको रीड करने का, और कुछ कटते हुए दिख नहीं रहा, ये दिख रहा है वैसे, ये वाला 2 आ गया। अब देखो 9/8 है, 9/8 के अंदर डिवीजन किसका होगा, इसका 1/2 का। डिवीजन को लिखोगे तो इंटरचेंज कर दो, मल्टीप्लाई 2 आ गया। फिर देखो डिवीजन का भी डिवीजन, इसका मतलब वो बात जैसी की जैसी है, मल्टीप्लाई में तो चेंज होगी, इंटरचेंज हुआ, फिर इंटरचेंज हुआ, एज इट इज वो आपका 3/5 यहां पर मेंटेन हो गया, लिखा जा सकता है। माइनस का 8/15, बोर्ड मास चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ लेना ध्यान से। और ये वाला डिवीजन है, इसको हमने क्या लिख लिया, मल्टीप्लाई में 4/3 का डिवीजन है तो 3/4 यहां से लिख लेते हैं। चैप्टर ध्यान से पढ़ लेना भाई बोर्ड मास का।
सोल्व कर दो यहां से, ये कैंसिल आउट हुआ यहां पर 4 बार, ये कैंसिल आउट हुआ आपका 2 बार और ये आपका 5 बार। पूरे का एलसीएम क्या निकल के आ गया 20। 5 गुणा 4 20, तो इसका मतलब ये 27 का एडिशन, माइनस ये 5 है, 4 बार डिवीजन तो माइनस का 8 और प्लस का 11। यहाँ से बात को ऑब्जर्व करना, -8 है, प्लस का 3 बचेगा, 27 में 3 जोड़ोगे 30/20, तो रिजल्ट कितना आ गया भाई अपना 3/2। 3/2 को इसने सोल्व करके लिख रखा है 1/2। देखो बोर्ड मास में आपने पुराने मॉक टेस्ट किए हैं तब भी ऑब्जर्व किया होगा, कई सवाल ऐसे होते हैं उनका काफ़ी सारा पार्ट आप माइंड में डील कर दे जाते हैं, लेकिन इस पैटर्न में बस यहाँ 2 जगह गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। स्क्रीन वाली बात ठीक है कि जो पार्ट आप इजी वे में सोल्व कर सकते हैं उसे कर दें, लेकिन साथ में ध्यान रखें एरर, अगर आपकी मॉक टेस्ट आप खुद से लगाते हैं उसमें एरर आनी स्टार्ट हो गई है तो एग्जाम हॉल में कोई भी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है एक लाइन बचाने के चक्कर में कि सवाल को पूरा नहीं उतारा, क्योंकि अगर एक छोटा सा भी पार्ट आपका मिस कर देंगे आपको पूरा सवाल फिर से करना पड़ेगा, और यहाँ पर एरर होने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं क्योंकि कैलकुलेशन इस टाइप की उलझी होती है, और डेटा आसान है तो उसमें तो तनाव ही नहीं लेना होता। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। लैंग्वेज को रीड करो सबसे पहले तो। देखो आपसे क्या कहा, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल PQRS में RM परपेंडिकुलर है QS, कुछ नहीं बताया इसके बारे में। PN परपेंडिकुलर है फिर QS पर, QS की वैल्यू 6 है, RM की वैल्यू 3 है, PN की वैल्यू 2 है। PQRS का एरिया आपको फाइंड करना है। हमने एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ये मान लो हमने एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल बनाया, मार्किंग कर लेते हैं इसकी PQR और S, ये हो गया। फिर इसने क्या कहा कि QS के ऊपर 2 परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब QS को बना लो। QS पर एक परपेंडिकुलर तो RM है, तो इसका मतलब R से QS पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पॉइंट का नाम क्या हो गया M। फिर PN जो है P से, इसका मतलब इस पर फिर परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया, इस पॉइंट का नाम है N। ये डेटा जस्टिफाई हो गया यहाँ पर डायग्राम के हिसाब से। RM की वैल्यू आपको 3 गिवन है और PN की वैल्यू आपको 2 गिवन है और Q से S तक की वैल्यू 6 गिवन है। देखो क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछ रहा है तो सिंपल सी बात है, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, इसका निकाल लो, ऐड कर दो। इस ट्राइंगल का जैसे इसका एरिया निकालोगे तो 1/2, ये परपेंडिकुलर है तो ये पूरा का पूरा बेस 6, हाइट कितनी 2, प्लस का साइन 1/2। इस ट्राइंगल का भी बेस, इस वाले का भी बेस QS है जो कि क्या कितना है आपका 6, और इनटू में हाइट 3 आ गया। सोल्व कर दे, 2 से 2 कट गया, ये 3 कट गया, 3 गुणा 3 9 और 6 आपका कितना हो गया 15। इजी वे में निकाला जा सकता है, इसमें कोई तनाव वाली बात नहीं थी, सारा का सारा मामला अपना बढ़ा हुआ था। देखना जरा इसने क्या कहा, एक दुकानदार के लिए वस्तु की लागत मूल्य X था, उसने लागत मूल्य से क्या किया 15% मूल्य बढ़ा दिया और उसने अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर सामान बेच दिया, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। एक तरीका तो ये होता है कि अगर आप ऐसे सवालों के अंदर जब 2 काम आपके सक्सेसिव में हो रहे हैं तो जो आपने पैटर्न पढ़ा था x + y + xy/100 वो सक्सेसिव का ही था। यहाँ कैसे हो रहे हैं, कॉस्ट प्राइस 100% है, उसको 15% बढ़ाओगे फिर उसको 25% डिक्रीज करोगे, सक्सेसिव काम हो रहे हैं। तो फॉर्मूला आप लगा सकते हो कि आपने क्या किया, पहले वैल्यू को 15% बढ़ाया, उसके बाद आपने 25% गिराया, तो यहाँ प्लस और माइनस का गुणा करोगे माइनस आ जाएगा, 15 गुणा में 25 और डिवीजन में आपके पास कितना आ गया 100, 25 से काटा 4 बार। देखना जरा ये आपका लेस हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस का 10 बचेगा, -10 और माइनस यहाँ पर डिवीजन करोगे 4 और 3 12, फिर आपके पास बचा 30, 7 और 5, तो इसका मतलब क्या हुआ माइनस का 13.75% का डिक्रीज। माइनस क्या बता रहा है, डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब कॉस्ट प्राइस से आपने कीमत बढ़ाई, उसको फिर गिरा दिया, तो फाइनली कॉस्ट प्राइस के बेसिस पर कीमत इतनी गिरी है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये लॉस है। एक तरीका तो ये होता है कि भाई डेटा ऐसा दे रखा है, इससे छुटकारा पाने का एक तरीका ये है। एक मेथड हमने इजी भी कर रखा था यही वाला कि 100 रुपए मान लिया आपने CP, कीमत कितनी बढ़ाई है भाई 15%, तो 115 रुपए हो गए। अब कीमत को कितना गिरा रहा है, ये कितना गिरा रहा, तो यहाँ पर आप कहोगे 25% की छूट है। 25% का मतलब क्या होता है आपका 1/4 बाई 4 करोगे,
डिवीजन करें तो देखना जरा कितना आ गया, 4 3 आपका, सॉरी 4 2 8, 3 बचा है, 8 4 32, 7 5, ठीक है। अब देखो इसका मतलब 115 में से इतना घटाना है, जितना भी नीचे जाएगा। यहां भी एक कैलकुलेशन का छोटा सा माइनर सा रोल है, बात को समझना। असल में एक तरीका तो ये हमारे पास, हमें लॉस परसेंट निकालना है। बस ये बताना है कि इस 100 से कीमत जितनी भी गिरी होगी वही हमारा लॉस परसेंट होगा। एक तरीका ये हम लोग क्या करें, 115 में से इसको घटा दें, यहां जो भी वैल्यू आएगी फिर 100 में से उसको घटा लेंगे। एक सिंपल सा कॉमन सेंस लगाओ। अगर मैं 28.75 इसमें से लेस करना है, 15 इसमें से मैं लेस कर दूं, 15 लेस कर दूंगा, कीमत 100 तक आ जाएगी, और उस 100 में भी क्या करना है मुझे, इसकी और कमी करनी है। तो बेटर ये रहेगा इस डेटा में से 28.15 में से 75 में से 15 जो बढ़ाया था आपने उसको लेस कर दो, यही परसेंटेज में आपका आंसर आ जाएगा लॉस की फॉर्म में। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी। ये तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। कैलकुलेशन का मैंने आपको हिंट किया है, आप खुद से सोच के देखना एक बार यहाँ पर कि अगर मैं खुद करता 28.75 घटाता फिर 100 में से उसका अंतर लेता, भाई सीधे सीधे ही आप इतना देख लो, 15 लेस करने के बाद जो भी वैल्यू है वो 100 से नीचे गिरेगी। कितनी, 15 लेस कर दिया, कितनी वैल्यू गिरी, 13.75। यही क्या हो गया, 100 के बेसिस पर आपका लॉस परसेंट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखना जरा। देखो साइन ए प्लस कोस ए प्लस अपोन में कोस ए बराबर 17 अपोन में 12। क्या करें, पहले तो ऐसा करो 12 का गुणा करो, 12 साइन ए आपके पास 12 साइन ए प्लस 12 कोस ए, और बराबर में क्या है 17 कोस ए। 12 कोस ए लेस कर दोगे तो 5 कोस ए। साइन ए अपोन के कोस ए क्या हो जाएगा अपना tan ए, और रिजल्ट क्या देगा 5/12। ये किसको बताता है भाई, परपेंडिकुलर को। ये किसको बताता है, बेस को। 5/12 की वजह से हाइपोटेनस कितना आ जाएगा 13। ये सारा का सारा मामला पढ़ चुके हैं। 1 माइनस में क्या करोगे, कोस। 1 माइनस में कोस की वैल्यू कितनी होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस 12/13। और ऐसे ही यहां पर साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ऊपर नीचे 13 का गुणा कर दोगे तो 13 में से 12 चला गया 1, और ये 13 कैंसिल आउट 5। ये आपका क्या हो गया यहां से रिजल्ट। ऑप्शन ए करेक्ट है। 18 नंबर का देखना, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में देखो इसने क्या कहा कि एक व्यक्ति ने 5 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने यात्रा का कुछ भाग पैदल की चाल से और कुछ भाग साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया। ठीक है, एक तरीका देखो ये होता है इसके अंदर क्रॉस मेथड। ठीक है भाई, क्रॉस मेथड पर चर्चा भी की थी हमने। एक बार स्पीड 6 है, एक बार 10 है, और 45 किलोमीटर 5 घंटे में चल रहा है, तो 45 में आप 42 में 5 का डिवीजन करोगे 8 बार और 4 बार। फिर इन दोनों का आप यहां से रेशियो बनाओगे। अब यहां पर आपके सामने एक सवाल आता है कि सर ये रेशियो असल में है किसका, ये रेशियो टाइम का है, ये रेशियो डिस्टेंस का है। ये कंफ्यूजन आपके सामने अमूमन चलता रहता है। इसका रीजन ये है कि चीजों को डेप्थ में जाकर के पढ़ोगे तभी समाधान होगा। ठीक, दूसरा समाधान क्या था, पहली दूरी हमने टी टाइम में तय की, अगली कितने में होगी 5 - t कर दो। एक समाधान और देखना, एक आपका होता है बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। आपको पहले जब रेलवे में पढ़ाया था तो ये नहीं बताया था, तो स्टार मार्क कर लेना। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं असल में क्या है। आदमी पहले क्या जा रहा है, पैदल। आदमी जब पैदल जा रहा है तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है, 6 किलोमीटर। फिर आदमी क्या जा रहा है, साइकिल से। आदमी फिर जा रहा है आपका साइकिल से, तो 1 घंटे में कितनी दूरी, 10 किलोमीटर। मैं अगर मेरी बेस वैल्यू जो कम होती है उसको मान लेते हैं। अगर बेस वैल्यू 6 मानता हूं तो ये हर घंटे में कितना जा रहा है, 6 + 4 किलोमीटर। मानते हो कि नहीं मानते। एक नया पैटर्न हम लोग सीख रहे हैं कि इस क्रॉस मेथड का भी समाधान निकाल लें। क्रॉस मेथड में फिर भी आपको लिखना पड़ेगा, यहां पर आप मामला वर्बली भी डील कर सकते हैं। ध्यान से समझना, पैदल उसकी स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, सीधा सा मतलब है 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाएगा। साइकिल पर जाएगा तो स्पीड 10 है।
तो हमने इसको मान लिया 6 + 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब साइकिल पर जाएगा तो 6 तो चलेगा ही चलेगा हर घंटे में, हर घंटे 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा भी जाएगा। अब एक बात बताओ, इसकी टोटल जर्नी कितनी है भाई? 5 घंटे की। तो इसका मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा, चाहे ये पैदल चले या साइकिल से चले, इतनी स्पीड तो इसकी मेंटेन होगी। इसका मतलब 5 घंटे में वो क्या करेगा? 30 किलोमीटर चल लेगा। लेकिन चला कितना भाई? चला वो 42, 12 किलोमीटर उसे एक्स्ट्रा भी चलना है। किस वजह से चल सकता है? साइकिल की वजह से। साइकिल से जब चलता है तो हर घंटे 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा, तो 12 किलोमीटर तय करने में उसे 3 घंटे लगेंगे। तो कंक्लूजन साफ सा निकला है कि उसे साइकिल से कितने घंटे चलना पड़ेगा? 3 घंटे। तो पैदल कितने घंटे चलेगा? बचे हुए 2 घंटे। पैदल चल के दूरी कितनी कवर की उसने? 6 की स्पीड है, 2 घंटे के अंदर 12 किलोमीटर। बी ऑप्शन आ गया। कोई कहता साइकिल से कितने किलोमीटर तय की? स्पीड 12 है, स्पीड 10 है, 3 की स्पीड से उसने कितनी कवर कर दी? 30 किलोमीटर। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं और एक बार के लिए फिर से एक्सप्लेन करता हूं। रीजन है, ये जब एसएससी वगैरह के लिए पढ़ते हैं तो जूनियर वैल्यू या बेस वैल्यू का ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये अच्छा खासा कारगर होता है, और ये इसीलिए करवाते हैं ताकि अगर आप क्रॉस मेथड के अंदर कमांड आपकी ठीक नहीं है तो एरर होने के चांसेस है, और एग्जाम में इस चीज को वेरीफाई करना फिर क्रॉस चेक करना मुश्किल वाला काम है। ध्यान से समझना क्या है। पैदल 6 किलोमीटर जाएगा 1 घंटे में, साइकिल से 6 + 4। इसका मतलब वो 6 किलोमीटर चाहे पैदल चले या साइकिल से चले जाएगा ही जाएगा। साइकिल में बस इतना है, हर घंटे 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगा। 5 घंटे की जर्नी है, 6 किलोमीटर तो वो चलेगा। इसका मतलब 30 किलोमीटर तो जाना उसका तय था, लेकिन 12 किलोमीटर बच गए। तो जायज सी बात है, एक्स्ट्रा स्पीड किसके पास है? साइकिल के पास। तो वो एक्स्ट्रा जर्नी किससे तय करेगा? उस एक्स्ट्रा स्पीड से। तो 12 किलोमीटर, 4 किलोमीटर हर घंटे एक्स्ट्रा, तो 3 घंटे वो किससे चला? साइकिल से। 2 घंटे पैदल, पैदल की स्पीड 6 है, 6 × 2 12। ठीक है भाई, इसे अपने नोट्स में शामिल कर देना इस मेथड को। अगला सवाल देखना जरा। ट्राइंगल ABC DEF क्रम से भुजा ABBC CA के मध्य बिंदु है। इस सवाल को एक बार गौर से देख लेना भाई, वही मिड पॉइंट थ्योरम का सवाल है। ABC आपके पास एक ट्राइंगल है, फिर इसने आपसे क्या कहा? ABBC CA के मिड पॉइंट क्या है आपके? AB का मतलब AB का है D, BC का है E, AC का है F। इन मिड पॉइंट्स को मिला दो। ठीक है भाई, अब क्या कहा? AB की लंबाई कितनी है भाई? यहाँ पर 12। मिड पॉइंट थ्योरम का मतलब ये है, मिड पॉइंट पर आप इनके मिलाते हो। जैसे ये भी मिड पॉइंट है, ध्यान से समझ लो, ये सवाल भी वर्बली हो सकता है। देखो, ये अगर 12 है तो इसके पैरेलल में ये लाइन जाएगी, पीछे का एक्सप्लेन किया था, तो इसकी लंबाई आधी होती है, इसके कंपैरिजन में 6। रीजन क्यों का हम जानेंगे, वही एसएससी के अंदर सिमिलरिटी का ये पार्ट है। मिड पॉइंट थ्योरम रेलवे ने पूछा है, कई बार पूछा है, आज भी पूछ रहा है, इसलिए आपको आना चाहिए। BC की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई आपको? BC की वैल्यू दे रखी है 20। इसके जस्ट पैरेलल में ये साइड इससे आधी 10 हो जाएगी। ऐसे ही CA की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? टोटल 15। तो यहां पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 का आधा 7.5। पूछ क्या रहा है? DE, EF और FD का हाफ। 10 और 6 16, 16 और 7 कितना हो गया? 23.5, और इसका भी हाफ करना है। आधा करोगे तो 11.75। ये आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से देखो इसकी नीड है नहीं। रीजन ये है कि इसको जब हम लोग गहराई से पढ़ लेंगे तो आप पाएंगे कि जो ओरिजिनल ट्राइंगल है ABC और जो ट्राइंगल DEF है, साइड्स आधी आधी होती जा रही हैं। इसका मतलब ओरिजिनल ट्राइंगल की जो पेरीमीटर है टोटल मिलाकर के वो कितनी है? 20, 10, 30, 10, 40, 7, 47। ओरिजिनल ट्राइंगल की पेरीमीटर कितनी है? 47। हमारा जो ट्राइंगल DEF है इसकी पेरीमीटर क्या होगी? इसका हाफ। लेकिन ये क्या पूछ रहा है? DE + EF + FD, उसका भी आधा करना है। तो हमें क्या करना है? सेमी पेरीमीटर निकालनी है अगले ट्राइंगल की। ओरिजिनल ट्राइंगल का हाफ कर देंगे, ट्राइंगल DEF की पेरीमीटर आएगी, उसका भी हाफ कर देंगे, तो जो बात पूछ रहा है वो आएगी। इसका मतलब इसमें 4 का भाग कर दो, 2 बार डिवीजन करने से बेहतर है। 11 4 44, 30 में 4 का भाग 0.75। ये आपका हो गया यहां से रिजल्ट। ये भी एक अप्रोच होती है सोल्व करने की। देखो अगला सवाल अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने आपसे क्या कहा? 3 sec² θ + tan θ की वैल्यू 7 है
उसके बाद इसने आपसे कहा एक मिनट भाई, थोड़ा सा देखना क्या मामला मिसिंग हो गया। हाँ ठीक है, देखो क्या कहा, 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 7 है। थीटा की वैल्यू 0 से 90 है, कुछ पुट करें, जैसे 45 डिग्री रख लो। रीजन क्या है, टेन थीटा सिखाया था ये भी, टेन 30 रखोगे 1/√3 है, स्क्वायर तो हो नहीं रहा है तो सोल्व नहीं होगा। ऐसे ही आप वैल्यू रख देंगे टेन 60, √3 होती है, सोल्व हो नहीं रहा तो इसका मतलब राइट साइड में 7 कैसे बनेगा। 45 रखा, 10 की वैल्यू 1 होगी, सेक 45 की वैल्यू √2 होती है, लेकिन स्क्वायर करना है, 2 हो गई, तो 3 गुणा 2 6 और 1 7। इसका मतलब सारा का सारा मामला आपका थीटा इक्वल्स टू में 45 डिग्री पर जस्टिफाई हो गया। और आपने कॉमन सेंस भी डेवलप कर लिया है कि वैल्यू जब चेक करते हैं दिए गए डेटा के हिसाब से एक ही वैल्यू आपको चेक करनी है। एक भीड़ होती है वो क्या करती है, अच्छा इसको 30 रख लूं, 45 रख लूं, 60 रख लूं, उससे ट्राई कर लूं। क्यों कर रहे हो, कॉमन सेंस लगाओ ना कि टेन थीटा के साथ अगर अंडर आ गया तो आगे राइट साइड के अंदर 7 कैसे बनेगा, मतलब ही नहीं है। तो वैल्यू ऐसी रखनी है जिसके हिसाब से आपकी कंडीशन जस्टिफाई होती हुई दिखे। चलो, कोसेक 45 गुणा 2 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, कोस 45 की वैल्यू आपकी 1/√2 हो जाएगी, ऐसे ही साइन 90 की वैल्यू 1 और कोट 45 की वैल्यू 1। क्या करें भाई, ये एलसीएम लोगे तो √2 + 1 और ये नीचे 2 है, 2 अंडर रूट में 2। क्या करें भाई, फिर ऐसा ऑप्शन है क्या, नहीं है। ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 बन गया, ये 2 बन गया, प्लस का √2 बन गया। ये हो गया हमारे पास रिजल्ट। कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन सी, 2 + √2/4। 21 नंबर का सवाल देखना। 21 में क्या कहा कि अनु जो है अपनी मंथली इनकम, मासिक आय का 68% खर्च कर देती है। उसकी मासिक आय में 20% का इंक्रीज या वृद्धि होती है तो उसकी मासिक बचत 9 सही 3/8% की वृद्धि होती है मासिक बचत में। उसका जो मंथली एक्सपेंडिचर है उसमें कितने % का इंक्रीज हुआ। मैं इसे लेकर चल रहा हूं सीधे सीधे एग्जाम अप्रोच से। इनकम हमने पढ़ा था क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, ध्यान से समझना, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम अप्रोच जो सिखाई है वही डील कर रहा हूं। 100 रुपए उसने कमाए, खर्चा कितने का भाई, 68 रुपए का, 68%। सेविंग कितनी हो गई, 32%। ठीक है, अब अगले केस में क्या कर रहा है वो, अगले केस में इनकम कितनी बढ़ी, 20%। 100 रुपए पहले थे, 20% और, इसका मतलब उसके पास एक्स्ट्रा पैसे कितने आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे। पहले भाई 100 कमाती थी, ये मामला तो एडजस्ट कर ही दिया, आज 120 कमाएगी। तो जब मैंने पढ़ाया था तब आपको बताया भी था कि एक तरीका तो ये है कि आप अगली इक्वेशन में 120 लिख लें, ये लिख लें। फिर आपको एक हिंट किया था कि भी अलग से क्यों लिखने की नीड है, पूरा लिखोगे टाइम किल होगा। यही देख लो एक्स्ट्रा पैसा कितना आया, एक्स्ट्रा 20 रुपए आ गए। 100 कमाती थी, 20% और एक्स्ट्रा आ गया 20 रुपए। इनका भी तो बैलेंस करना है। अब देखो इसकी जो सेविंग है वो कितने % का इंक्रीज हुआ है, 32 रुपए का। सोल्व करना, 9 8 72 3 75, 75/8 और परसेंटेज है तो 00। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे, 8 से काटोगे यहां पर ये 4 बार आ जाएगा, 25 से काटोगे 4 बार और ये 3 बार। इसका मतलब क्या हो गया, इस एक मिनट, कोई ना कोई गड़बड़ कर दिया यार हमने तो। देखो इसका आपको क्या निकालना है, 32 का, साइड में ही निकाल लेते हैं। 32 का 8 9 72, 75/8 परसेंट का मतलब 100। ये 8 से काटा 4 बार, 4 से काटा आपने 25 बार और यहां से कितना आएगा 3। इसका मतलब पहले वो 32 रुपए खर्च कर रही थी, अब 3 रुपए और एक्स्ट्रा खर्च करेगी। हमें क्या लिखना है, एक्स्ट्रा ही तो लिखना है। हम अनवांटेड क्यों मेहनत करें कि अब 120 कमा रही है, अब खर्चा 35 का हो रहा है, अब ये हो रहा वो रहा, नहीं। पहले 100 कमाती थी, 68 खर्च करती थी, 32 बचाती थी। अब उसकी पॉकेट में 20 रुपए एक्स्ट्रा है। अब उसने इन एक्स्ट्रा का क्या किया, 3 रुपए एक्स्ट्रा बचा लिए, 20 रुपए, तो इसका मतलब 17 रुपए उसकी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, एक्स्ट्रा व्यय है उसका। पहले 68 बचाती खर्च करती थी, आज 17 एक्स्ट्रा खर्च करेगी। कितने का इंक्रीज, 17 का 68 पर, 1/4, 25% आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, इसको सही किया था पहले हमने, कोई समस्या नहीं है, क्लियर है। तो यहां पर अगर आप सवाल को थोड़ा सा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करके करेंगे तो सवाल आसान होगा। ये भी लिखने की नीड नहीं थी, मेरे हिसाब से ये नहीं लिखना था।
ये भी नहीं लिखना था, ये भी नहीं लिखना था, इतना तो करना पड़ेगा। रीजन क्या, ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 3 रुपए एक्स्ट्रा सेविंग, 20 रुपए जेब में ज्यादा है, 3 बचत में डाल दिए तो 17 खर्चे में। पहले ये खर्चा था, अब ये रेशो लिखोगे 17 4 68, 4 रुपए पहले खर्च करती थी, अब एक एक्स्ट्रा खर्च करेगी 1/4, 25% आपका हो गया यहां से रिजल्ट। 22 का देखना, क्वेश्चन नंबर अपना 22। देखो, यदि एक आयत का परिमाप 50 इकाई है और इसका एरिया कितना दे रखा है 150, तो इसकी सबसे छोटी भुजा, देखो सेमी पेरीमीटर क्या होगी, पेरीमीटर का हाफ, दोनों साइड का सम, लेंथ और विड्थ का सम कितना आ गया भाई 25। एरिया क्या होता है, a इंटू में b होता है, कितना आ गया भाई 150 दे रखा है। अब दिमाग लगाना है बस आपको, यहां से a और b की वैल्यू क्या ऐड करें तो कितना आ जाए 25, गुणा करें तो कितना आ जाए 150। साफ साफ दिख रहा है, एक वैल्यू 15 ले लो, एक वैल्यू 10 ले लो, 15 10 25, 15 गुणा 10 150। छोटी साइड क्या है, ये वाली 10 सेंटीमीटर। 23 नंबर का सवाल देखना भाई, क्वेश्चन नंबर अपना 23। देखो क्या कहा, एक आदमी 800 रुपए की कुल कीमत पर 2 घड़ियां ए और बी खरीदता है। दोनों वॉचेज की टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है 800। वह समान विक्रय मूल्य पर वो समान विक्रय मूल्य पर, कहने का मतलब दोनों की सेलिंग प्राइस क्या है सेम। ए पर 18% का लाभ कमाता है और बी पर 22% का नुकसान होता है। ये सिनेरियो इसने क्रिएट कर रखा है। अब मैं ये मान लेता हूं, देखो अब आगे इसने क्या पूछा, दोनों की सीपी क्या होगी। कुछ बच्चे ये दिमाग लगाते हैं कि ऑप्शन में दोनों का सम जहां 800 होगा वही आंसर होगा। एग्जामिनर चालाक है, ऑप्शन डी भी ऐसा ही बनाया उसने, ऑप्शन सी भी ऐसा ही बनाया है, हो सकता है ऑप्शन ए और बी भी उसके ऐसे ही हो। तो ये तो बेवकूफ़ी होगी कि ऐड करके देखें। मुद्दा ये सवाल कैसे सोल्व होगा। देखो पहली घड़ी की कॉस्ट प्राइस मैंने मान ली ए, सेलिंग प्राइस कितनी होगी भी 18% का लाभ, ए का 118% सेलिंग प्राइस। बी की जो बी वॉच है उसकी सीपी मैंने बी मान ली, 22% का लॉस हो गया, इसका मतलब 22 बी का 78% लिखा जा सकता है। दोनों की एसपी है ये इसकी ए की एसपी, ये बी की एसपी इक्वल है। यहां से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ए अपोन में बी का जो रेशियो निकल के आएगा वो कितना आएगा 78 अपोन में 118। क्या 3 से डिविजिबल है ये वाला मामला, 3 से करोगे तो देखना 8 7 15 8 2 10, 3 से तो नहीं होगा, 2 से ज्यादा करना चाहो तो कर देते हैं, ठीक है आगे देख लेंगे। वैसे दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य, अब देखो इसके हिसाब से दोनों की जो कॉस्ट प्राइस है, इसकी 78 आ गई, इसकी 118 आ गई, ऐड करोगे 8 8 16 7 8 और एक आपका 9, दोनों की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी आ गई 196। अब देखना 196 किसको बताता है भाई 800 को। अगर मैं एक की वैल्यू निकालूं तो अपोन में क्या करना पड़ेगा 196, एक की वैल्यू, पहली घड़ी की कीमत कितनी आपके पास 78, ये लिखना चाहोगे तो मल्टीप्लाई किससे करोगे 78 से। घड़ी ए की कीमत भी अगर आप निकाल लोगे परफेक्ट तरीके से तो एक ही ऑप्शन के अंदर वो जस्टिफाई करेगी। सोल्व करना सबसे बड़ी टास्क है। देखो हाँ 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर 4 से कैंसिल आउट करोगे 4 4 16, कितना बचा आपके पास 5, 1 मिनट, 4 4 16, 3 बचा, 4 9 36 और यहां से वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 200। 49 इसके बाद 7 के बाद और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 7 के बाद नहीं हो रही बात, चलो 49 का मैं इसमें कर देता हूं डिवीजन। देखो 100 का डिवीजन 50 का डिवीजन तो 4 बार चला जाता, उससे एक कम है, तो इसका मतलब मामला कहां तक जाएगा, 4 से अभी अभी आपने काटा है 196 तक, पॉइंट लग गया। अब अगर मैं भाग देना चाहूं तो आप ऑब्जर्व करना 4 बच गया, 40 में भाग नहीं जा रहा, एक पॉइंट लग गया, 400 में भाग दोगे तो ये लगभग कितनी बार चला जाएगा भाई 49 को अगर आप 10 से करोगे 490, लगभग 8 बार आपका डिवीजन चला गया, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग यहां पर एक और लगाना, मैं या तो क्या कर लूं 4.08 को पूरा 78 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां एक सीखने वाली बात और निकल के आई है, या तो मैं क्या कर दूं 4.08 को 78 से गुणा कर दूं, या मैं क्या कर दूं 4 को 78 से गुणा कर दूं,
ठीक है, ध्यान से दोनों बातों को समझना। ये जब मामला पॉइंट में आ रहा है तो यहां से एक बात तो तय हो गई कि ऑप्शन सी और डी खत्म है। छोटी छोटी चीजें हैं, मॉक टेस्ट में इनको समझाना संभव है क्योंकि थ्योरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड हो चुके हैं। कैलकुलेटिव सवालों को सोल्व करने का हमारे पास एक चैलेंज बना रहता है, ठीक है। और भी बातें निकालते हैं। एक बात ये तय हो गई कि रिजल्ट आपका ए की जो वैल्यू हो वो पॉइंट्स में आएगी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपके खत्म हो गए, ठीक है। आपके पास दो सिनेरियो क्रिएट होते हैं, या तो आप 4.08 को 78 से कर लो या आप 4 को 78 से कर लो। तो आपका मन क्या करेगा, इसको इससे कर ले 8 4 32, 7 4 28, 29 30 31, 312। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, आंसर क्या होगा आपको पता है। आपको गुणा किससे करना था, 4.08 से 78 को करना था। आपने क्या किया है, 4 से ही गुणा किया है, 0.08 को 78 से नहीं किया। इसका मतलब आपका आंसर जो है वो पॉइंट्स में तो आएगा ही आएगा, प्लस 312 से थोड़ा सा बड़ा रिजल्ट आएगा। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन आपका बी जस्टिफाई कर रहा है। मेरी बात पकड़ में आई। देखो कैलकुलेशन ऐसा पार्ट है कि सिर्फ टेबल याद कर लें, स्क्वायर याद कर लें, क्यूब याद कर लें, इतने से काम नहीं चलता। हालांकि वो अगर आपको याद है तो बिल्कुल आपको हेल्प मिलेगी। सीजीएल मेंस में आप जाते हैं, अगर आपको ठीक तरीके से टेबल आती है, स्क्वायर आते हैं, क्यूब आते हैं, कम से कम 15 से 20 सवाल या 25 सवालों में आप उनका कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छा खासा यूज कर ले जाएंगे। इसका मतलब आपने मेहनत की है तो आपका आउटकम तो निकलेगा ही निकलेगा। दूसरा है इस टाइप का सिनेरियो सीखना। चलो एक दूसरी बात और बताता हूं मैं यहां पर आपको। इसी सवाल के अंदर पूछा गया ही सवाल है, एसएससी सीजीएल का ही ये आपका सवाल है, कोई भी चेंज मैंने नहीं किया इस सवाल के अंदर, एज इट इज पड़ा है। देखो 196 किसको बताता था भाई, 800 को, अपोन में क्या आ जाएगा 196, एक की वैल्यू आपको चाहिए इसकी जैसे 78 की। अब यहां से देखना 196 था, 196 एक बार 4 से काट दिया आपने 49 आ गया, फिर 7 से कट ही नहीं रहा और कुछ ऐसा बच नहीं रहा है। तो जैसे ही आपने इस डेटा को देखा तो आपको यह पता चल गया कि इसका रिजल्ट किस में क्रिएट हो रहा है, पॉइंट में, ठीक है। नहीं भी पता चल रहा है तो फिर से वही बात घूम फिर करके वैसी की वैसी आएगी। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, 4 का डिवीजन कर दोगे, 200 आ गया, 49। अब वो 49 किसी से नहीं कट रहा, ना इससे कट रहा है ना इधर किसी वाले पार्ट से आपका कैंसिल आउट हो रहा है, क्योंकि 49 क्या है, 7 इंटू में 7। आप एक कॉमन सेंस लगाते, अगर हम लोग 200 का 800 में भाग देते तो रिजल्ट क्या आता हमारा, 4 आता। लेकिन आपको पता है यहां पर जो रिजल्ट निकलेगा वो 4 पॉइंट समथिंग होगा। क्यों, डिवीजन 196 का कर रहे हैं, छोटे नंबर का। मैं क्या कर लेता हूं, 4 को गुणा कर देता हूं 78 से, 8 4 आपका 32, 7 4 18, 28, 29 30 31, 312। एक बात तो यह है कि मेरा रिजल्ट पॉइंट में आएगा, ऑप्शन सी और डी हट गए। दूसरी बात मुझे ये पता थी कि यहाँ 4 पॉइंट समथिंग है, तो इसका मतलब 312 से कुछ बड़ा रिजल्ट होगा, बहुत ज्यादा भी बड़ा रिजल्ट नहीं होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। ऑप्शन में गए, ऑप्शन बी में ये वाली बात आपकी जस्टिफाई कर रही है। और ये जो चीजें होती है, एक अप्रोक्सीमेशन पढ़ा नहीं रखा है, वरना तो उसका भी यूज कर देते, ठीक है। बैंकिंग के हर स्टूडेंट को ये सारा का सारा मामला वैसे भी सीखना ही पड़ता है, क्योंकि बैंक पीओ वाले क्या करते हैं, अभी तभी आप ऑब्जर्व करेंगे, वहां पर वो सीन नहीं होता है कि 200 में से 200 नंबर ले आए सीजीएल मेंस में, ठीक है। रीजन क्या होता है कि वहां कैलकुलेटिव इतनी एक्सट्रीम लेवल की फंसा देता है कि दिए गए टाइम में वो मामला सोल्व नहीं होता। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, सवाल नंबर 24। देखो क्या कहा, 13 वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर क्या हो रही है, डबल। 100% से कितनी हो गई, 200%। ब्याज कितना मिला, 100%। कितने सालों के अंदर मिला, 13 सालों में। हर साल ब्याज कितना मिलेगा, 100% मिल चुका है हर साल। 13 का डिवीजन कर दो, 13 7 91, 91 हो गया, 9 बचा, 13 6 78, 13 7 91, 13 6 आपका 78, कितना बचा 12, 13 9 117, 7.69% आपका यहां से क्या निकल के आ गया, रिजल्ट। चलो भाई सवाल नंबर 25 देखना जरा। देखो ए बी ओ सेंटर के साथ वृत्त का एक डायमीटर या व्यास है, वृत्त के बिंदु सी पर खींची गई स्पर्श रेखा ए बी
को आगे बढ़ाने पर क्यू पर मिलती है। सी ए बी की वैल्यू 42, सी क्यू ए की वैल्यू आपसे पूछी है। बात समझ आ रही होगी, सिंपल सा सवाल है। ए बी आपके पास क्या है, डायमीटर, ओ इसका सेंटर है। ए बी को क्या किया आपने, रेखा ए बी आगे बढ़ाने पर क्यू पर मिलती है, ये क्यू हो गया, क्यू से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है, ये आपकी सी हो गई। ठीक है, सी ए बी की वैल्यू 42 है, सी ए को मिला दो और बी, ये रिजल्ट कितना दे रहा है 42 डिग्री का। अब आपसे क्या पूछ रहा है, सी क्यू ए की वैल्यू, सी क्यू ए, इसका मतलब इस एंगल की वैल्यू क्या होगी। सिंपल, देखो इसको मिला लिया सेंटर से, ये टेंजेंट के साथ सेंटर की रेडियस 90 डिग्री क्रिएट करेगी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, बी और सी ने सेंटर पर एंगल बनाया, बी और सी आपका यहां पर एंगल बना रहा है, तो इस एंगल का जस्ट डबल होगा 84 डिग्री। या ऐसा कर दो कि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, 42 दोनों होंगे और सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, थर्ड एक्सटीरियर 84 आ गया। ये 90 है, इन दोनों का सम भी 90 बनेगा, तो इसका मतलब 84 है ही ऑलरेडी, तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा आपका 6 डिग्री लिखा जा सकता है। चलो भाई, सवाल नंबर 26, मैंने कहा था इस वाले पार्ट पर एक्स्ट्रा कमांड करके रखना। मुझे उम्मीद है आपने इस पार्ट के ऊपर एक्स्ट्रा कमांड क्रिएट कर ली होगी। करना क्या है भाई, x प्लस वाई प्लस जेड 10 दे दिया, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बराबर 15। ये वैल्यू बदलती रहती हैं, 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं, तो मामला थोड़ा सा क्या है, ये वाला उलझाने वाला क्रिएट हो जाता है। तो बेटर क्या रहेगा, आप सीधे सीधे फॉर्मूला याद करें, उससे सटीक इन सवालों को सोल्व करने का कोई तरीका नहीं है। एग्जाम अप्रोच से ही डील कर दें, एग्जाम अप्रोच से ही अगर मामला डील करें तो देखना x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, ब्रैकेट में क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होगा, -3 इंटू में एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, 3 गुणा 15 कितना आ जाएगा आपका 45, ये 55 बचेगा, 55 गुणा में 10 करोगे तो कितना आ जाएगा 550। पीछे मैंने आपको बार बार कहा था कि उस पैटर्न को याद कर लेना, क्योंकि ये लोग रिपीट करते रहते हैं। हालांकि एसएससी तो इसको एक्सट्रीम लेवल पर रिपीट करता है, लेकिन आपकी रेलवे की आगे भी एग्जाम्स होने वाली, हो सकता है वो लोग कॉपी पेस्ट मार दें, क्योंकि अलजेब्रा आपके सिलेबस का भी पार्ट है और ये एक बेसिक सा फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूले पर कमांड कर दोगे तो वही है, फायदे में रहोगे। चलो भाई, आज का सेशन अपना यहां पर हो चुका है कंप्लीट। मॉक टेस्ट नंबर 117 ये आपका हो गया कंप्लीट, सॉरी मॉक टेस्ट नंबर 12। मॉक टेस्ट आपके कंटिन्यू चलते रहेंगे। कुछ और अगर आपको लगता है कि चेंजेस होने चाहिए इन मॉक टेस्ट के अंदर, तो एटलीस्ट आप कमेंट जरूर करें। कमेंट करके इतना भी बताया करें एटलीस्ट कि आपको ये मॉक टेस्ट कैसे लगते हैं, क्या खुद में आप इम्प्रूवमेंट कर पा रहे हैं, कहीं आप कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, किसी भी टाइप के चैलेंजेस हैं आपके, तो आप बताएं, उनको भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो भी आप बताएं, उन्हें भी दूर करने का प्रयास करेंगे। एसएससी के लिए 6 जनवरी से अपनी स्टडी IQ जो ऐप है उसके ऊपर अपना कोर्स आ जाएगा। ये कोर्स है वो स्पेशली डिजाइन रहेगा एसएससी, सीजीएल, CHSL, CPO, CDS और स्टेट लेवल की एग्जाम्स। बैंक पीओ और बैंक क्लर्क के लिए नहीं है। रीजन उसका सिंपल सा है कि दोनों चीज़ों को एक साथ चलाना संभव नहीं होता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे एडवांस मैथ है, वो एसएससी के अंदर हमें डीप में पढ़ना होता है, बैंक में जस्ट मेंसुरेशन और 2D का छोटा मोटा पार्ट आता है। ठीक है, ऐसे ही कैलकुलेशन का जो नेचर होता है बैंकिंग के हर सवालों में वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, लेकिन एसएससी के अंदर उस स्टेट लेवल के एग्जाम में उस तरह का कैलकुलेशन का लेवल नहीं होता है। ठीक है, कुछ चैप्टर भी डिफरेंट हो जाते हैं, जैसे इनइक्वलिटी हो गया है आपका, डीआई का जैसा स्तर है वो वैसा स्तर एसएससी में नहीं पूछता है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, स्पेशली प्रोबेबिलिटी आपकी बैंकिंग में पूछी जाती है, एसएससी में कभी कभार पूछा जाता है, लेकिन बैंक पीओ में तो लेवल का भी सवाल आता है। तो अलग अलग थोड़ा सा सिनेरियो है, इसलिए बैंक के लिए भी आ जाएगा, जनवरी एंड तक आ जाएगा, कोई तनाव नहीं लेना है। इंस्टाग्राम मैंने आपको बताया था, ग्रुप पर लिंक शेयर की थी, वहां पर आप अगर पर्सनल मैसेज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए फिर, आपका दिन रात सब मंगलमय हो, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।